भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है एक नोएडा की सोसाइटी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये वो तमाम सारे लोग आज एक बार फिर मैं जहां पे मौजूद हूं, उसके आरडब्ल्यू के लोग, उसके रेजिडेंट वेलफेयर के लोग, उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का आज एक बार फिर यहां स्वागत कर रहे हैं जहां मैं आज मौजूद हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अद्भुत दृश्य बना है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पुलिसकर्मी, फायर, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स, तमाम वो लोग जो लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, वो उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण कुमार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप, मैं देख रहा हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे लोग इस बात के हकदार हैं कि मैं आपको एक बार फिर से सैल्यूट करूं। थैंक यू सो मच आप सब की तरफ से इनके लिए। अद्भुत काम कर रहे हैं आप लोग, अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह की सेवा कर रहे हैं उसका प्रतिफल जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, ये इन लोगों की तालियां और इन लोगों का उत्साहवर्धन, ये हमारे सभी कर्मचारियों का मनोबल है। और जो जान जोखिम में डाल के हमारे सभी कर्मचारी और पूरी टीम, हमारी 7 टीमें पूरे जनपद में लगी हुई हैं जो सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही हैं, तो ये इन लोगों की तालियों का, इन लोगों के उत्साहवर्धन का ही फल है। आपकी तालियां इनका उत्साह बढ़ाती हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। आपकी तालियां इनको फील्ड में लाती हैं। आपका एक बार थाली बजाना, आपका एक बार करतल ध्वनि करना इन तमाम सारे लोगों को खींच के लाता है। घर में बच्चे हैं? मम्मी और पापा कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर में रहते हैं। डर लगता है? बात होती है? बात होती है सर। मम्मी जब भी बात करती है रो पड़ती है। मम्मी जब भी बात करती है रो पड़ती है। ये वो लोग हैं, ये वो बहादुर लोग हैं जिनको जितनी बार सैल्यूट करें उतना कम है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जितनी बार सैल्यूट करें सर कम है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितने साल की सेवा हो गई? 33 साल की सेवा हो गई। 33 साल की सेवा में ये पहली मर्तबा होगा जब इतना मुश्किल और हालात आए होंगे। घर पे कौन कौन सर? घर पे पत्नी है, बच्चे हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कहते हैं कि छुट्टी नहीं मिल, छुट्टी तो नहीं मिल रही, बस देश सेवा में लगे हुए हैं, जैसे छुट्टी मिलेगी घर आ जाएंगे। आपको मालूम है लगभग दिल्ली की, अगर मैं बात करूं, दिल्ली के आंकड़ों की बात करूं संजीव जी, तो लगभग 25 डॉक्टर्स हैं, वो भी वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पॉजिटिव हो चुके हैं। बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। ये लोग तो एकदम सामने फ्रंट पर घूमने वाले वो लोग हैं जो लगातार सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मयूर महेश्वरी जी। बच्चा है आपका? कैसे इधर नीचे कैसे आ गए? अभी देखना है इनको। हाँ हाँ, सभी को देखना है कि यहाँ पे वॉरियर्स आए हुए हैं हमारे पुलिस। थैंक यू सो मच। आप तो घर निकल लो, फटाफट जाओ, जल्दी जाओ, टीवी पे देखो। और मैं आपसे बस कुछ कहना चाहते हैं? Yes, so I want to thank you all the warriors, especially our policemen, our staff, medical staff who are doing their. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आरडब्ल्यू के लोग बैठे हैं, मैं आता हूँ आपके पास। थैंक यू। तिरंगा सर ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। संजीव जी मैं आता हूँ, बहस में आपके पास भी आता हूँ। लेकिन आज की जो बहस है उसमें जो हमारे मेहमान हैं आज जो शरीक हो रहे हैं, एक तरफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन एक तरफ मुल्क में जब इस समय सारी ध्यान एक तरफ होना चाहिए, एक दूसरी लड़ाई भी है। और वो बड़ी अजीब सी लड़ाई है। आप सारे लोग जानते हैं, सारे लोग टेलीविजन देखते हैं और वो जानते हैं वो लड़ाई कहां चल रही है। वो रोज टेलीविजन पे बात होती है, रोज टेलीविजन पे बहस होती है, सबकी लंबी लंबी जबानें हैं, लंबे लंबे वायदे हैं, तमाम तरह की बातचीत है। मैं आज उन लोगों को यहाँ पे तारुफ कराऊंगा जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं।
कुछ देर में हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी साहब जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निगत अब्बास मुझे दिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बैठ गई हैं। और मुजीबुर रहमान साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुजीबुर रहमान साहब तबलीगी जमात से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए आज मैं एक बार फिर यहाँ पर मौजूद हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। एक बात जो आज कही गई और वो माइनॉरिटी कमीशन के, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से कही गई। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा तो तबलीगी जमात वाले लोग दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में रह रहे हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल से उनकी तुलना करी, जैसे कैदी रहते हैं वैसे रह रहे हैं। उन्होंने एक मोहल्ले का जिक्र किया और उस मोहल्ले का नंद नगरी है, उसमें कहा कि लगभग 2000 ऐसे हैं जो इस तरह से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम प्लाज्मा दे रहे हैं और एक तरफ आप हमको इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ये कहां तक की इंसाफी है? ये तो नाइंसाफी है। बहस का आगाज करते हैं, तमाम मुद्दों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। निगत अब्बास हमारे साथ डिबेट में जुड़ रही हैं। निगत अब्बास को सबसे पहले जी, माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से बात कही गई कि तबलीगी जमात वालों के साथ, उन तमाम सारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। उनको रहने के ढंग के ऊपर उनके सवाल उठाया कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। निगत अब्बास। बिल्कुल, मैं प्रतीक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात, इस बात में कोई दो राही नहीं है कि जो जमात में हुआ, वहां इकट्ठे होकर जो लोग पूरे देश में फैले और वहां से कोरोना फैला, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये चीज तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाई और सवाल उठाए गए, पर जो गुनहगार है उनको सजा मिले ये हम भी चाहते हैं। लेकिन उन जमातियों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्त का शिकार बन चुके हैं। और उनके साथ अगर इस तरह से कुछ गलत हो रहा है कि उन्हें कैदियों की तरह रखा जा रहा है, तो इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि उसको सही किया जाए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं माफी के साथ चाहूंगी प्रतीक जी, कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप देखिए जितनी शिद्दत के साथ, जितनी जोरों शोरों से आप लोगों ने ये दिखाया कि जमातियों ने गलत किया, और दिखाना चाहिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, जिन जमातियों ने गलत किया और जिनकी वजह से कोरोना फैला, जिन्होंने डॉक्टरों पे थूका, जिन महिलाओं ने हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, वो गलत थे, गलत है और गलत रहेंगे, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान में वो तबका भी है जो पुणे में आज मस्जिद में उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर अपना प्लाज्मा अपनी शिद्दत से, अपनी खुशी से डोनेट कर रहा है। अगर वो आप लोग मीडिया कर्मी अगर जोरों शोरों से नहीं दिखाएंगे तो याद रखिए कि कोरोना से शायद हम निकल जाएं, पर हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हमारे देश में उभर के आ रही है वो खत्म नहीं हो पाएगी। और इसके लिए आपको और मुझे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करना है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, जो लोग गलत हैं उनको सजा मिले, पर जो लोग जमातियों में शिकार बन गए हैं, जो वाकई गलत नहीं है, उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें उस दर्द से बाहर निकाला जाए। क्योंकि हर एक मुसलमान गलत नहीं है, हर एक हिंदू गलत नहीं है, हर जगह पे तबका है। निगत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। निगत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सारे मुसलमानों को एक साथ इस बात की तरह लपेट दिया जाए एक ही धागे में, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। और जब एक बात और मैं कहना चाहता हूं जिसको शायद आप नहीं कह पाई, मैं कह देता हूं, ये जब इंसिडेंट ओवर होगा, जब हम बाहर आएंगे कोरोना की इस वॉर से, यकीन मानिएगा मीडिया का भी ऑपरेशन जरूर होगा और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मीडिया का भी ऑपरेशन। कौन कहां किस तरफ खड़ा था, ये इस बात का भी फैसला जरूर होगा कि कहां आपने किस तरफ कौन सी चीज मोड़ी। क्यों हम भागीदार नहीं बनेंगे क्या? हमने किस तरफ कौन सी लकीर खींच दी और कितनी गाढ़ी खींच दी, इसके भागीदार हमको भी बनना पड़ेगा और हमको बनना पड़ेगा, इससे हम बिल्कुल इंकार नहीं कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं मुजीबर साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, उन्होंने कहा तबलीगी जमात के लोगों की वजह से तमाम सारे लोगों को परेशानी हुई, थोड़े बहुत लोगों को, लेकिन आप पूरे जमात को खींच दें, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खींच दें, ये गलत है। और जिस तरह से हालात में वो रह रहे हैं वो गलत है। दिल्ली सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी।
देखो प्रतीक जी, इस देश में कश्मीर में बहुत जगह बहुत बड़ा आतंकवाद रहा। किसी ने भी सारे मुसलमान को उस आतंकवाद से नहीं जोड़ा, किसी ने नहीं जोड़ा है। वैसे ही तबलीगी जमात से, मरकज से जो कोरोना फैला देश भर में, तो केवल और केवल लोगों ने केवल तबलीगी जमात को घेरा और बाकी सारे मुसलमानों को नहीं घेरा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है प्रतीक जी कि आप बताइए, देश भर में क्वारंटाइन में लोग हैं, देश भर में आइसोलेशन में लोग हैं, फल के ठेले, सब्जी के ठेले, मैं बता रहा हूं, होटलों के नाम, सब कुछ होने लगे। मैं बता रहा हूं, बताइए कैसी लड़ाई चल रही थी और कहां की लड़ाई पहुंच गई? विजय शंकर जी, मैं सब कुछ बता रहा हूं, मैं सब कुछ बता रहा हूं। देश भर में क्वारंटाइन में कितने लाखों लाख लोग हो गए, यानी देश भर में आइसोलेशन में लोग हो गए। कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें यहाँ कैदियों की भांति रहना पड़ रहा है। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाई भी तो किसने उठाई? जिसने कोरोना देश में फैलाया। एक बात। दूसरी बात, अगर वो प्लाज्मा देते हैं तो प्लाज्मा लेने का काम सब जगह से हो रहा है, केवल यहीं से आवाज क्यों आ रही है? तीसरी बात, आपने मुझे कहा अभी कि ये फल की दुकान, सब्जी की दुकान, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? तो झारखंड में सरकार के द्वारा हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया लोगों के पास हुई। एक समय था जब समाचार पत्र केवल आपकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते थे, जितनी सूचनाएं पहुंचाते थे उतनी पब्लिक में पहुंचती थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैमरा जहां जाता था, जितना खींचता था उतना दिखाते थे। आज हर आदमी के हाथ में एक टेलीविजन चैनल है। मैं टोकने की गलती करूं तो झारखंड सरकार ने नहीं, हो सकता है घटना झारखंड की है, लेकिन केले के ठेले पे किसने लिखवाया, ये इसकी तरफ गौर करिएगा, फिर बोलिएगा। दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत क्या है? हम कहते हैं अगर इस्लाम का व्यक्ति, इस्लामिक व्यक्ति, ये इस्लामिक ठेला है, ये फलाने की दुकान है, वो हो सकती है, तो ये राम जी की क्यों नहीं हो सकती है? भगवा झंडा लगाकर क्यों नहीं हो सकती? अगर हरा झंडा लगाकर दुकान चल सकती है तो भगवा झंडा लगा, देश ऐसे चलेगा? मैं पूछता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे चलेगी? विजय शंकर जी, ऐसे चलेगी देश की अर्थव्यवस्था? कैसा चलता रहा है? खाने के लिए रोटी नहीं है आदमी के पास, और हम ठेले को चिन्हित कर रहे हैं। हम ठेले को चिन्हित करेंगे, ये होगा। प्रतीक जी, हम नहीं कर रहे। प्रतीक जी, हम नहीं कर रहे। जिन लोगों ने किया है, मैं कह रहा था कि एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैमरा जहां जाता था, जो दिखाता था पब्लिक वही मानती थी। आज पकड़िए मीडिया के कान, टेलीविजन चैनल, आप पकड़िए मीडिया के कान। देखा विजय शंकर जी, आप पकड़िए मीडिया के कान और दोनों कान खींच के एक कान कर दीजिए। विजय शंकर जी, मैं आज आपसे कहता हूं, खींचिए मीडिया के कान और कान खींच के एक कर दीजिए। अगर मीडिया गलत कर रही है, जिम्मेदार है निगहत अब्बास ने एक बात, वो जूनियर जर्नलिस्ट मैंने मीडिया को नहीं, उन्होंने कहा कि मीडिया भी जिम्मेदार है, मैं मानता हूं है। दोनों नहीं, आप मत कहिए, मैं तो कहता हूं कि है कि जिस तरह से डिबेट के स्तर पहुंचे, कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं है जिम्मेदार? अब केले का ठेला बेचा जाएगा तो वो मुस्लिम का ठेला होगा, होटल होगा तो मुस्लिम का होटल होगा, रोटी होगी तो हिंदू की होगी, मुसलमान की रोटी होगी। अर्थव्यवस्था कहाँ आकर रुकी है और अर्थव्यवस्था कहाँ जाकर रुकेगी, इसका जरा तवक्को कीजिए विजय शंकर जी। प्रतीक जी 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि ये टेलीविजन चैनल आज हर आदमी के हाथ में है। जो इंदौर में हुआ, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में पहुंचा हो, ये टेलीविजन सबसे पहले पहुंच गया था। ये सूचनाएं झूठ नहीं दिखा रही हैं। आप बताइए, ठेले में थूक लगा कर, मूत लगा करके और नाक लगाकर किस प्रकार बेचा गया है। हो सकता है एक आधी घटनाएं झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन देश भर से इस प्रकार की जो घटनाएं आई, आम व्यक्ति ऐसी दुकानों में जाकर के कैसे खरीदेगा? आम व्यक्ति मेरे कहने से नहीं खरीदता है, मुजीबुर रहमान जी की तरफ नहीं खरीदता है। वो मैं मुजीबुर रहमान जी की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं, वो देख करके खरीदा। मैं मुजीबुर रहमान की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। जनाबे आली विजय शंकर जी, मैं मुजीबुर रहमान की तरफ होना चाहता हूं। विजय शंकर जी ने कहा कि सब लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े। उस समय किसी ने नहीं कहा कि हमने खून दिया है, ना हिंदू ने कहा, ना मुसलमान ने कहा, ये देश सबका है, बराबर है। लेकिन आज आप हमको गिनवाने लगे कि देखिए साहब, प्लाज्मा तो हम दे रहे हैं और देखिए साहब हमारे हालात ये हैं। अरे आपने कभी पूछा कि डॉक्टर कितने मर गए, उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं? आज आप लाइन लगा के एक लंबी लकीर खींच के और एक अनाउंसमेंट करके कह रहे देखिए ये तबलीगी जमात वाले लोग,
ये दिल्ली के वो तबलीगी जमात के हिस्से आज प्लाज्मा देने जा रहे, क्या जरूरत है इसकी कहने की? ये तो ड्रामा का हिस्सा हुआ, ये तो ड्रामा हुआ, सरासर ड्रामा हुआ। बिल्कुल ड्रामा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, इसको जमात ने इनिशिएट किया इस चीज को, और उसको देख करके फिर और लोगों ने और स्टेट्स ने भी कहा कि हाँ लोग प्लाज्मा दे आए। तो इस कोई अगर अच्छी पहल होती है अच्छा, तो तब जब भाग रहे थे, जब छुप रहे थे, जब भाग रहे थे मुजीबुर रहमान जी, जब भाग रहे थे, जब छुप रहे थे, जब साथ बाहर नहीं निकला, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि साथ बाहर निकल आओ। आज आप प्लाज्मा के लिए ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये छुपने वाली और भागने वाली कहानी जो है ये आप ना करें, ये बाकी और पत्रकारों के लिए छोड़ दें। छुपने वाली वो लोग जहां जब लॉकडाउन हुआ है सडनली जो जिस मस्जिद के अंदर था, जहां था वहीं फंसा रह गया। ठीक, दूसरी चीज छुपने वाली बात जो आपने बताई मौलाना साद साहब की, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए मुजीबुर रहमान साहब 25 बरस से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझे मालूम है मेरा आइडियल कौन है। अगर आप कहेंगे तो मुझे अपने पत्रकारिता का आइडियल बताने में कोई फर्क नहीं है, 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हर आदमी ये बताने में तुला है कि देखिए साहब मैं शर्ट ये पहनता हूं, बनियान भी इसी रंग की पहनता हूं। हर आदमी अपनी बात बताने में तुला हुआ है आज, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं मैं उसी पे विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे यह बात बताइए कि आज आने सवाल का जवाब सुनिए कि क्या सुना आपने किसी से कि हम प्लाज्मा देने जा रहे हैं तो मेरा नाम लिख लीजिए, इसके बाद ये है, त्रिवेदी है, शुक्ला है, सिंह है। आपने बताना क्यों जरूरी समझा, मुझे बताइए। वाह, मैं आपको बता दूं, उससे जब ये मौलाना साद साहब ने प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही, उससे पहले किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने तो इनिशिएट किया, उसको लोगों ने मीडिया में उठाया, ट्विटर पे आया, उसमें क्या दिक्कत है? उसको देख करके और लोगों ने किया, करें, बहुत अच्छी बात है, सब लोग करें और बिना मजहब देखे करें। सबको जो भी जरूरतमंद है उसको प्लाज्मा दिया जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी चीजों को। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा मुल्क परेशान है, सारे लोग क्वारंटाइन करके और तमाम तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहे, लेकिन किसी ने लिखा ये बात, किसी ने ये कहा कि हम हार्डकोर क्रिमिनल की तरह रह रहे हैं, किसी ने ये तुलना करी? बताइए आप। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में कोरोना तो एक न एक दिन चला जाएगा, और कोरोना से लोग इतना परेशान नहीं है जितना इस नफरत के वायरस से परेशान है। जो आपने अभी कहा कि एक मोटी लकीर खींच दी गई है, कोरोना ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन इस लकीर को कैसे मिटाएंगे? अगर देश को चलाने के लिए ये लकीरें नहीं होनी चाहिए लोगों के बीचों में, समुदाय के बीचों में, आपस में होमोजीनियस सोसाइटी होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, लकीरें कैसे खींची ये मैं बताऊंगा कैसे लकीरें कैसे खींची। कल की पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद मैं राजीव जी का स्वागत करता हूँ। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा कि मैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिक्कत है, आज रिसेप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं देख नहीं पाया। राजीव जी आपका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण से कोई इनिशिएशन करता हूँ, वहां से बात करता हूँ। आचार्य जी। देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो ये है कि कोई भी अपराधी करता है, कोई समाज अपराध नहीं करता है। ऐसे ही तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरा, या तो फिर वो अपराधियों का ऑर्गेनाइजेशन है तब अपराध करेगा। तबलीगी जमात की जितनी भी हमने वीडियोस देखे हैं, जितनी उनके कुछ लोगों की गलतियां हैं या उनका गुनाह है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको सज़ा मिल भी रही है। पुलिस पे हमला करें, बिल्कुल सज़ा दीजिएगा। डॉक्टर्स पे हमला किया, शर्मनाक था, उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिएगा। लेकिन ये बहस जो हो रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही प्रतीक जी, कि अगर वो प्लाज्मा दे रहे हैं तब भी आफत है, तब भी मुश्किल है, तब भी किसी को गुरेज है, तब भी ऐतराज़ है। अब मुझे ये बताइए, अगर वो प्लाज्मा दे रहे हैं और उनको वो कोई बाबू खां प्लाज्मा दे रहा है, कोई रईस अहमद प्लाज्मा दे रहा है, कोई मकबूल हुसैन प्लाज्मा दे रहा है, अपना खून दे रहा है, अगर वो ये कहे कि मेरे खून को सिर्फ मुसलमान को चढ़ाना, मेरे खून को सिर्फ तबलीग जमातियों बीमार जो हो तबलीगी जमात वालों को चढ़ाना, तब तो गलत है। वो तो ये नहीं कह रहे, वो तो अपना खून दे रहे हैं। उसके प्लाज्मा से हिंदू की जान भी बचेगी, मुसलमान की जान भी बचेगी, सिख की जान भी बचेगी, ईसाई की जान भी बचेगी, अल्टीमेटली हिंदुस्तानी की जान बचेगी। तो अगर वो प्लाज्मा दे रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सवाल बड़ा वाहियात है। दूसरा एक मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। आज विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं। प्रतीक जी, आज बुलंदशहर के अंदर 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई रात। आज डिबेट तो उस पर होनी चाहिए थी, उस पर क्यों नहीं डिबेट की? सवाल मेरा है। और अफसोस की बात यह है कि
पिछले 4 महीने में मुझे पूरा करने दीजिएगा, मुझे जब आप सब बोल रहे थे हम नहीं बोले बीच में। पिछले 4 महीने में प्रतीक जी, चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या हुई, पीलीभीत में महंत विष्णु सहाय की हत्या हुई, फिर पीलीभीत में पुजारी रमेश चंद की हत्या हुई, फिर पुजारी कोयल दास की हत्या गोरखपुर में हुई, उसके बाद में परसों 6 ब्राह्मणों की हत्या एटा में हुई, उसके बाद अब कल बुलंदशहर के अंदर 2 साधुओं की हत्या हुई। तो क्या ये साधुओं की जो हत्या हो रही है, लोगों की जो हत्या हो रही है, अगर हमारी पार्टी की सरकार है तब तो हम बोलेंगे, और अगर हमारी पार्टी की सरकार नहीं है तब हम दूसरा रुख अख्तियार कर लेंगे। मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके विश्व हिंदू परिषद से पूछता हूं, पालघर की संतों की हत्या हुई, आपने कहा और आपकी तमाम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस हत्या में सोनिया गांधी का हाथ लगता है, सोनिया गांधी की साजिश लगती है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। तो आज कल जो बुलंदशहर की हत्या हुई है, तो क्या इसमें यह माना जाए कि मोदी जी की साजिश नजर आ रही है, अमित शाह जी की साजिश नजर आ रही है, या विश्व हिंदू परिषद की साजिश नजर आ रही है? चिंतन का विषय है। आप लोगों ने आज ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया कि 2 साधुओं की हत्या कैसे हो गई, उन्हें काट के डाल दिया गया? आवाज नहीं उठ रही है। आज कहां है सारे दीपक जलाने वाले लोग? बीएसपी जवाब देंगे, उसके बाद रूडी जी, उसके बाद रूडी जी, विजय शंकर जी जवाब दे, फिर बीजेपी, देन हम कांग्रेस के पास आते हैं। हाँ, बिल्कुल जी, विजय शंकर जी जल्दी से। मैं बताऊं प्रतीक जी, अभी 3-4 दिन पहले पंजाब में भी एक संत की हत्या हुई है, और वो हत्या चोरी के करने को लेकर के हुई है, और उस पर भी हमने कुछ नहीं कहा है। हमने कभी नहीं घेरा अमरिंदर सिंह जी को, हमने कभी भी नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी, पंजाब की जो संत की हत्या हुई है उसमें सोनिया गांधी जी सम्मिलित हैं। लेकिन पालगढ़ में कांग्रेस का हाथ है। कारण है वहाँ वामपंथी गतिविधियां हैं, वहाँ ईसाई गतिविधियां हैं, और उनका कॉरिडोर चल रहा है। जब 9 बजे वहाँ पर एक झगड़ा होता है और वहाँ की पार्षद उसको बचाती हैं, इसके बाद वहाँ फॉरेस्ट चौकी में ले जाया जाता है। इसके बाद इस समय भी कोरोना में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे, 300 लोग कैसे आ गए यहाँ पर, और वहाँ पर सीधे साजिश की बात कही हमने साजिश की बात कही है, और हमने कहा है इसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। क्योंकि इसलिए सम्मिलित है क्योंकि वहाँ के लोगों का समर्थन है। मैंने बड़े ध्यान से जवाब सुना, मैंने बड़े ध्यान से जवाब सुना। गृह मंत्री कर रहे हैं, वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं? विजय शंकर जी मैं एक बात कहना, मैं आ रहा हूँ आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय शंकर जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो पालघर हो, चाहे बुलंदशहर हो, और चाहे पंजाब हो, संत का मृत्यु पे ही कहा गया है, और अगर आप कह रहे हैं संत की हत्या, वो समाज कितना गिरा होगा, वो समाज कितना भ्रष्ट हो चुका है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि बिल्कुल, संत की हत्या बिल्कुल, कहीं हो। आप नहीं कह पाए, मैं कहता हूं कि पंजाब में हो, चाहे पालघर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर संत हत्या सोची ही नहीं जा सकती, वो समाज कितना भ्रष्ट है, निकृष्ट है, संत की हत्या कैसे सोच सकता है? इससे तो गिरा कार्य ही नहीं हो सकता। मैं आता हूं ब्रेक के बाद राजीव जी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों लोग बहस करेंगे और जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं यहाँ पे मौजूद नोएडा की एक सोसाइटी में तमाम सारे लोग, वो जो लगातार अपने यहाँ कोरोना वायरस के तमाम सारे से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर, वो उनके स्वागत के लिए आज नीचे आए। थैंक्स अवर हीरोज कोविड-19 वॉरियर्स। थैंक यू सो मच सर, एक्स्ट्रा थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? मैं शैलेंद्र शर्मा, सिटी मैक्स रॉयल में रहता हूँ। जी, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स मेड बाय द यूपी गवर्नमेंट, नोएडा अथॉरिटी in association with our residents. Thank you so much sir, thank you so much, thank you। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? संजय गुप्ता। संजय जी क्या काम करते हैं? मैं सर सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं। आजकल तो घर ही होंगे? आजकल घर में है सर। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मेरा नाम अनूप है, और मैं सभी सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस लड़ाई में सबको सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद योगी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या नाम है साहब आपका? जी मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस तो आजकल क्या पहले देश के लिए सोचना है ना, बिजनेस बाद में होता रहेगा, जब हम जिंदा रहेंगे तब तो बिजनेस रहेगा ना। क्या बात है,
जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो कोई भी दुनिया में नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि आप क्योंकि बड़े बिजनेस वाले हैं तो इसलिए हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जो मझोले कद का बिजनेसमैन है। मेरी बात नहीं समझे जी। रोटी तो मैंने भी खानी, रोटी उसने भी खानी है। क्या बात है भाई, मिलेगी तब तो खाएंगे ना। हाँ। जब हमारा मुल्क जो है बीमारी से दूर रहेगा, हमारे लोग अच्छी सेहत में रहेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, तब तो ना हम लोग काम कर सकेंगे। घर में कौन कौन है जी? घर में कौन कौन है सर? आप पीछे जाएंगे जी? सर पीछे जाएंगे जी। मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? एक बेटी हमारी यहाँ साहब महागुन में रहती है, हमारे दामाद वकील हैं। और दूसरी बेटी हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब करती है। वाह, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। क्या चल रहा है सर? ठीक चल रहा है सर। टेलीविजन की बहस तो सर मैं भी कर रहा हूँ, बस मन तो आप ही लोगों से बातचीत करने का होता है। ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आज से 2 दिन पहले जो पंचायत में की सभा में बोला था, बहुत अच्छा बोला था। 2 गज की दूरी, अगर कोरोना को दूर भगाना है तो 2 गज की दूरी। इट मीन्स फिजिकल डिस्टेंस, नॉट सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस को हमने सामाजिक व्यवहार के अंदर कोई कमी ना आ जाए, हमने जो है एक शारीरिक दूरी, जब हम फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे तभी जो है इस रोग को जो है हम दूर भगा पाएंगे। सोशल डिस्टेंस को जो है हम सामाजिक व्यवहार में हावी न होने दें। क्या बात है, दिलों को दूर नहीं करना है, दिलों से तो नजदीक आना है, लेकिन दूर दूर खड़े होना है। सर क्या नाम है? दिपेंदुशील। दिपेंदुशील जी क्या काम करते हैं? मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। केमिस्ट्री के? सर बहुत अच्छी बात है। आजकल ऑनलाइन क्या कुछ कंसल्टेशन या अभी कुछ? तो फिलहाल सारे जगह बंद है, तो इसीलिए घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वही क्लासेस लिया जा रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? बस जो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, मतलब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो सैनिटाइजेशन हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है बीच बीच में। और सर एक चीज़ बताइए, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि मैं डिबेट पे जाना चाहता हूँ। रूडी जी वेट कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी। ये जो हिंदू मुसलमान की बहस होने लगी है, ये कहाँ तक जायज़ है? ये कितनी सही है, कितना आप लोगों को मुतासिर कर रही है, कितना आपको समझा पा रही है? देखिए, ये जो डिबेट है ये नो एंडिंग वाला डिबेट है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये हम इंसान लोग ही बनाए हैं, तो हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम जो भी चीज़ है, वो जो बना रहा है, जो इसका फ़ायदा लेना चाह रहा है, दैट इज़ अप टू देम, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट दैट। ये है आम आदमी की, ये आम आदमी की राय है जो सोसाइटी के अंदर बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि आप इससे दूर रहिए, आप इसको जिसने बनाया है ये उसी को। सर झंडा ऊपर करिए, तिरंगा ऊपर करिए। जी सर, आजकल हम लोग महाभारत और रामायण देख रहे हैं, और इसमें सबसे पहले किसी भी मजहब से पहले, हम राम कृष्ण किसी भी योद्धा को या किसी भी भगवान को मानने से पहले उसमें भी यही दिखाया जाता है कि हम अपने देश को ऊंचा रखें। राम ने अपने देश को छोड़ दिया, कृष्ण भगवान जो है वो सब कुछ जो है सबसे पहले धर्म से भी पहले देश आता है। तो एज ए इंडियन एवरीवन जो है हमारे खून में सबसे पहले देश के लिए वो जज्बा होना चाहिए, rather than any हिंदू मुस्लिम या any religion। मैंने XYZ ऐसे ही कोई मैंने एक सोसाइटी चुनी और मैं वहां तक आ गया। जी प्रिय एवं आदरणीय मित्रों, नमस्कार। कुछ और समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचे। जहां हो जैसे हो वहीं वैसे ही खुश रहो, सुरक्षित रहो, घर रहो। जी क्या बात है साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन मैं बहस की तरफ रुख करता हूँ। जो बहस टेलीविजन की बहस है, देश की नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे। इस पे मुगालते पे ना रहिएगा कि सारे लोग यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये टेलीविजन की बहस है जिस पे जा रहा हूँ। सच्चाई में पीछे छोड़ के आ रहा हूँ। जो पीछे खड़ी थी, जो बोल रही थी, जो सोच रही थी। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और रूडी जी बहस का आगाज करते हैं। सवाल ये था कि कहाँ से तबलीगी जमात से बात शुरू हुई थी। हम प्लाज्मा दे रहे हैं, लेकिन हम बड़ी संकट में, बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, मुश्किल हालात में रह रहे हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने ये बात कही सामने आके। लोगों ने कहा कि और लोग भी तो रह रहे हैं, उन्होंने तो ये बात नहीं उठाई, आप ही को कष्ट क्यों हो रहा है? राजीव प्रताप रूडी जी, पहले माफी भी चाहता हूँ, थोड़ा देर से आया आज। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए आज का डिबेट कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। कमीशन ने इस विषय को रखा कि इन्हें ज्यादा दिन रखा जा रहा है, वो तो मैं नहीं तय करूंगा। आप टेलीविजन चैनल पर प्रतीक जी नहीं तय करेंगे, ना हम कांग्रेस के मित्र तय करेंगे या भाजपा के मित्र तय करेंगे।
ये तो जो प्रोफेशनल्स हैं कि और डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो तय करेंगे कि इसको कितने दिन की क्वारंटाइन में रखना चाहिए। क्योंकि आज ये भी देखा गया है कि 14 दिन तक सामान्य रहा और उसके बाद सिम्टम्स डेवलप किए, कई केसेस में ऐसा पाया गया है। और कई राज्यों ने भिन्न भिन्न तिथियां रखी हैं, कितने दिन क्वारंटाइन पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसलिए इस बहस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो वो प्रकाश में लाना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई दो प्रकार का मत नहीं है कि अगर अभी रमजान के समय अगर नमाज पढ़ने में या वैसे उसे तकलीफ है, तो अगर किसी ने बात रखा है तो उस तकलीफ को समझना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा, हम और आप रहें ना रहें, देश हमेशा रहेगा। और इस देश में कभी ये कल्पना करना कि 20 से 22 करोड़ जो मुसलमान हैं, जो भारत के हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो भारत में ही रहेंगे और अच्छे भारतीय की तरह ही रहेंगे और अच्छे भारतीय की तरह ही रहते हैं। अपवाद तो हर समाज में होता है, अपवाद की परिस्थितियां उभर के आती हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे अपवाद उत्पन्न करने वाले लोगों को सिस्टम से बाहर करें। और जो देशभक्त हैं, चाहे वो कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति रहे हों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे हों, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हों, या हमीदुल्लाह बेग जो चीफ जस्टिस थे, या अहमदी साहब थे, या हमारे फिल्मों में भी रुचि है तो चाहे वो आमिर खान हो या सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, या फिर म्यूजिशियंस हो, खिलाड़ी हो। देखिए, देश तो बहुत बड़ा है, तो हम कुछ अपवादों को लेकर के ये नहीं मान सकते हैं और हमें कोशिश करना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो कमीशन के लोगों ने जो बयान दिया, एक तो उन्हें परहेज करना चाहिए, और वो सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं या कमीशन के मेंबर से जरूर प्रमुख लोग रहे होंगे, वो अगर अपनी बात सरकार को रखे और व्यवस्था को रखे, तो मैं समझता हूं कि सरकार और व्यवस्था में इतना दम होगा कि उसे उसका तुरंत सुधार कर सके। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि, और अगर प्लाज्मा देने की बात हुई है तो मैं नहीं समझता हूं इसके पीछे कोई नियत होगा। और अभी तो सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई औपचारिक तौर से अगर कोई देता है, अनुसंधान के दृष्टिकोण से देता है, मुझे नहीं लगता इस विषय को इतना खींचना चाहिए। देश बहुत बड़ा है और देश में हर को रहने का अधिकार है, और हमें अंतोगत्वा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लड़ना है और लड़के आगे निकलना है। जी प्रतीक जी बोलिए, क्या अखिलेश जी, आज बड़ी शुरुआत तो जरूर थोड़ी बहुत दाएं बाएं हुई, लेकिन आपके पास बहस आते आते संभल गई। अखिलेश प्रताप सिंह जी। जी नहीं, आप हमसे आप सुनना क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? आप कुछ प्रश्न करें तो मैं फिर बताना शुरू करूं। मैं तो सुना सबको। आपसे राष्ट्र के नाम संदेश नहीं सुनना चाहते हैं, मौका आएगा आपके पास, एकदम नहीं, जब राष्ट्र के नाम संदेश भी आपका होगा। लेकिन आप तो ये जानना चाहते हैं कि आपका स्टैंड कहाँ है। आपने सही प्रश्न उठाया। पिछले 6 वर्षों से, जब से आदरणीय मोदी जी देश की सत्ता में आए हैं, चाहे भाषण हो या टीवी के बहस हो, 90% बहसें जो हैं वो पाकिस्तान पे होती हैं, मुसलमान पे होती हैं, धर्म पे होती हैं, मोदी जी के कीर्तन पे होती है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो आज आप कर रहे हैं, रोजाना होती है ये, क्योंकि यही टारगेट है, यही मुद्दा है और इसी में सबको बझा के रखना है। इस देश की मूलभूत समस्याओं और जरूरतों और आवश्यकताओं, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर नहीं ध्यान किसी का जाए, इसलिए इसी में बझा के रखे रहना है। मैं एक बात बता दूं, बड़े गंभीरता और जिम्मेदारी से कर रहा हूं। उसी पे खींचिए ध्यान। जी सुनिए, हाँ वही मैं कह रहा हूं, जितना 6 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने देश का नुकसान किया, उतना मीडिया के भाई बंधु गोदी मीडिया ने नुकसान किया है। अब देखिए, रही बात कि जो आपने कहा कि प्लाज्मा पे, फला पे, तब्दीली पे, धर्म पे, जो गलती किया, कानून है उसको कानून काम कर रहा है, किया है, उसका स्वागत है, किया जाना चाहिए। लेकिन गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इनको कौन ले आया, किसने परमिशन दी? सबको पता था कि विदेश से आने में आजकल मना ही है। क्यों दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार ने मना किया तो क्यों यहाँ दिया गया? क्यों यहाँ पर एनएसए मिलने गए? क्यों यहाँ इन लोगों को विदेश से आने दिया गया? ये जिम्मेदारी दोनों की बनती है और दंड दोनों को मिलेगा। प्लीज, बीच में मैंने किसी की नहीं बोला था, तथ्यों पे और सच्चाई के साथ मैं बात रखता हूँ। सुनिए, देखिए, सबको पीड़ा शुरू हो गई। प्रतीक जी, थोड़ा लोगों को संभाल लें। मैं जो तथ्य है वो रख रहा हूँ। मैं संभाल देता हूँ। हाँ, मैं तथ्य है वो रख रहा हूँ। पक्ष रखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, मुड़ के आ गया क्या? अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी सुनिए, जी अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश जी मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश जी, अखिलेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए। आपने कहा कि जब से 6 साल से मोदी जी आए हैं, तब से
6 साल आपने कहा मोदी जी और 6 साल से मीडिया, तो मोदी जी वाली बात तो रूडी जी जवाब देंगे, और मीडिया वाली बात, मैं तो कोई मीडिया का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, अपने चैनल का एक छोटा सा एंकर हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको मौका मिला है तो मीडिया पे और जमात पे मत जाइए, आप वो सवाल रख दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्यों फंस रहे हैं मोदी जी पे? आप वो सवाल रखिए जिसका रूडी जी के पास जवाब ना हो, वही रखिए। वही जो बातें हुई उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप एक पक्षी भाई इन्हीं लोगों को सुन लो, क्यों बनाते हो इन्हीं को? एक पक्षी बात नहीं होनी चाहिए। ये आप प्रतीक जी आप ये बताएं कि अगर उनका दोष है जमातियों का, तो उनको बुलाने वाले का दोषी नहीं है? वो तो विदेश से लेके कोरोना है, क्यों एयरपोर्ट पे क्यों एयरपोर्ट से देश में आ गए? बाकी बात देखिए, और आगे की बात रूडी जी जवाब देंगे, रूडी जी जवाब देंगे, आज हमें रूडी जी जवाब देंगे। सुनिए रूडी तो पूरे टाइम डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, जब से मैं बोल रहा हूँ रूडी जी डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि कोरोना की जांच करते करते किट की जांच पे आ गए। जो बिलो स्टैंडर्ड किट थे, उन किटों से जिनकी जांच हुई है और जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल जा रहे हैं, अब उनका क्या होगा? सारे नकली किट क्यों आने लगे? जो किट नकली आए यूपी में, यूपी के डीजी ने चिट्ठी लिख दी। एक मिनट रुकिए, बात गंभीर हो रही है तो सुनने दीजिए। गंभीर बात का जवाब यूपी में गलत किट आए और किट के ऊपर जब चिट्ठी लिख दी डीजी हेल्थ ने, तो अब ये एसटीएफ बैठा दी गई प्रदेश की सरकार के द्वारा कि वो फर्जी किट की जानकारी की रूडी जी जवाब दे दीजिए, रूडी जी जवाब दे दीजिए। ये परेशानी सरकार को ये है कि कैसे वो चिट्ठी लीक हो गई कि प्रदेश में फर्जी किट आ गए। प्रतीक जी ऐसा है, ये सरकारी माननीय अखिलेश जी, हम तो आप लोगों का डिस्कशन था, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। आपने और पूरे तबलीगी समाज के बारे में आपने कहा और प्लाज्मा के बारे में कहा। मैंने कहा कि भाई कोई धर्म से जुड़ा हुआ ये विषय नहीं है। हम सिर्फ इनको रोकने के लिए अपना पृष्ठभूमि दे रहे हैं। ये चुप हो जाएंगे तो मैं आगे बता दूंगा। हम लोगों ने तो ये कहना शुरू किया कि इस डिबेट में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे लिए इस भारतवर्ष में जहाँ 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं, वो भारत में ही रहेंगे और भारतीय हैं। अब इस विषय में हमने ना राहुल गांधी की बात कही, ना सोनिया गांधी की बात कही, ना कांग्रेस की बात कही। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का या जो भी उनके नेता हैं उनका ये, इन्होंने शुरू किया मोदी जी से और अंत किया मोदी जी से। जो सत्य है वो सुनना सीखिए। तो हमारी भाषा संत मारे गए उस पे नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि 6 साल मैं आ रहा हूँ, मैं रूडी जी मैं आप ही से शुरू करूंगा। अखिलेश जी मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। अखिलेश जी और रूडी जी मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक सोसाइटी में जहाँ पे तमाम सारे लोग अपने कोरोना वॉरियर्स को लेकर स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सर आप तो इसी सोसाइटी में रहते हैं, वांट टू से समथिंग, कहना चाहते हैं कुछ? मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूँ जी सर। तो मैं अपने सभी साथियों का जो बिजली का उत्पादन में दिन रात व्यस्त हैं और बिना रुके हुए बिजली का जो है सप्लाई जो है पूरे देश में, तो मैं अपने साथियों जो बिजली उत्पादन में कार्यरत हूँ उनके लिए सर सैल्यूट बनता है। थैंक यू जो बिजली के उत्पादन में लगातार बने हुए हैं। और जो जी सर नमस्कार जी, जे इंडिया 18 का हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना को दूर करने में हम सब लोग पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लगे हुए हैं और मैं कोविड-19 के योद्धाओं को नमन करता हूं और इस योद्धाओं की श्रेणी में एनटीपीसी के कर्मचारी, मैं भी एनटीपीसी से हूं और 24 घंटे विद्युत उत्पादन में लगे हुए हैं, उनका भी आभार ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, यंग मैन है, क्या नाम है सर? सुधांशु गुप्ता। सुधांशु जी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी मैं यहीं रहता हूँ, मैं बैंकर हूँ। सर आप पहले तो सैल्यूट लीजिए मेरा। थैंक यू सर। हाँ आप लोग ऑल्टरनेट डेज में जा रहे हैं? यस सर, ऑल्टरनेट डेज में जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। नहीं आप यू और नहीं सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप डिजर्व करते हैं सर सैल्यूट के। थैंक यू सर। एंड बस आपसे यही एक उम्मीद है सर, आप भी बैंकर्स को थोड़ा एक्नॉलेज करें, उनकी मेहनत को थोड़ी एक्नॉलेज करें। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले कहीं घूम रहा था, घूमने के साथ में आज तो सब बंद है, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, उनके पास जाता हूँ। एक बैंक के अंदर गया था, मैनेजर से बात की थी ईस्ट ऑफ कैलाश में, कैलाश कॉलोनी में, मैं उनके पास गया था।
और उन्होंने बताया था मुझे कि वेरी चैलेंजिंग टाइम्स एंड और देखिए सर किस तरह से ये तमाम सारे जो योद्धा हैं लगातार, मैंने जिनका जिक्र किया था, ये पुलिस सेवा में लगातार लगे हुए हैं, फायर सर्विसेज में किस तरह से कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है साहब आपका? कृष्णपाल सिंह जी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जान जोखिम में डाल के जिस तरह से आप कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, बार बार सैल्यूट करता हूं। ये तमाम सारे लोग सैल्यूट करते हैं सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो RW के यहीं पे हैं। मैं RG बर्दे, मैक्स रॉयल एओए प्रेसिडेंट, मैं आप सभी का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूं। फायर सिस्टम, उसके बाद में जितना भी सैनिटाइजेशन और पुलिस डिपार्टमेंट और जितना सहयोग करने जा रहे हैं, मैं इनको अगर नहीं करके गया तो मेरे सारा काम बेकार। क्या नाम है साहब? दयानंद। दयानंद जी कहाँ के रहने वाले? हम उत्तराखंड के। घर उत्तराखंड में कहाँ से? चमोली गढ़वाल से। घर में बात हो रही है? हाँ बात हाथ तो हो राशन पानी है? हाँ सब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा गाँव है आपका? चमोली गढ़वाल। चमोली गढ़वाल, जी जी साहब। आप कहाँ से? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से? आपने बंगाली? जी। तो फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, नहीं फोन तो मेरा फैमिली यहाँ पे रहता है। फैमिली में सब लोग ठीक हैं? हाँ सब कुछ सारे लोग ध्यान रखते हैं? RWA के प्रेसिडेंट साहब जी ध्यान रखते हैं? थैंक यू सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं सर, आप बहुत सच में बहुत अच्छे हैं, आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। वो यंगस्टर्स जो खड़े हैं सर, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। अरे मैं तो आ रहा हूँ आपके पास आके, बस आप लोग जितना काम कर रहे हैं जितना भी बोला जाए कम है सर। पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि मैं उधर से निकलता हूँ जब तक तो मन होता है आपके पास थोड़ा थोड़ा दूर दूर। सर नो 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 सर, सेल्फी टाइम नहीं है सर, ये नो सर, सेल्फी टाइम नहीं है सर, पीछे। लेकिन सच तो यह है कि बहस का हिस्सा जैसे ही मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, बात कुछ और होनी चाहिए, बात कुछ और होने लगती है। रोजी रोटी रोजगार से बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन मरीज भी हिंदू मुसलमान है क्या, ये सामने आ जाता है और लगता है कि बहस का सिरा कहीं फिर से खो गया। बहरहाल मैं ही आता हूँ। रूडी जी कुछ कह रहे थे और अखिलेश प्रताप जी बात को रखना चाहते थे। रूडी जी बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम तो अपने बात में जब मैंने पहली बार हस्तक्षेप किया तो मैंने कभी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में चर्चा नहीं की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश जी ने शुरू किया और मोदी जी के बारे में चर्चा कहा। हाँ, ये बात सच है कि हमारे यहाँ रानी के कोख से ही राजा का जन्म होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। गरीब चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने 6 साल की चर्चा की। 6 साल में 5 साल तक हमारी सरकार रही और पहली बार हमारी बहुमत थी 282, जो 2019 में बढ़कर के 303 हो गई। जहां कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी जो 70-60 साल से देश में, वो 44 से बढ़कर के सिर्फ 52 तक पहुंची और वो भी विपक्ष का नेता नहीं बन पाई। इन्होंने ICMR की बात कही। ICMR ने जो किट खराब आए हैं उसको रिजेक्ट भी कर दिया है, कोई पेमेंट भी नहीं दिया है। और इनको जानना होगा कि ये बीमारी बहुत पुरानी नहीं थी, इसके लिए किट नया लाना था। और दुनिया में इस किट की व्यवस्था पहले चाइना से था, अब USA से है, कोरिया से है, और अब 3 लाख किट तो 2 दिन के भीतर कोरिया से आने वाला है, फ्रांस से आने वाला है, जर्मनी से आने वाला है। तो ज्ञान का अभाव किसी विषय में रहे तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और आज प्रत्येक दिन भारत में 1 लाख PPE निर्माण होने लगे हैं। तो राजनीति में ये जरूरी है कि आज के तारीख में जहां पूरा देश लड़ रहा है, ये कांग्रेस के मित्र शुरू करेंगे नरेंद्र मोदी जी से और अंत करेंगे नरेंद्र मोदी जी पर। और अब तो मीडिया भी इनके निशाने पर है। और वैसे भी सोनिया जी ने लिखा था कि मीडिया के ऊपर तो उन्होंने प्रहार तो किया पहला दिन की कोविड के दौरान, इनको कोई एडवर्टीजमेंट्स ना दे, इनको बंद करवा दे। इमरजेंसी की याद तो इनके बारे में तो आती ही है, इनके बारे में तो ये सपना हम लोग देखते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री इस अभियान को लेकर के देश के लोगों के साथ लड़ रहे हैं। आज यही हमारे बिल्कुल बोलिए शुरू करते अखिलेश जी। मैंने इनकी प्यार से सुनी। हाँ सुनिए, देखिए इन्होंने जिक्र किया रानी का, उसी ने 3 बार प्रधानमंत्री का ताज ठुकराया। और पिता तुल्य जो थे आडवाणी जी, जिनके लिए कसमें खाते थे कि मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, जब तक मैं अपने जीवन में आडवाणी जी को PM न बना लूं, कहाँ पे छुपा के रखा किस हैसियत में बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे कोख से नहीं जन्म लेता, वहाँ पे यहाँ नागपुर घराने से अपॉइंटमेंट होता है। सत्ता में आप बैठे हैं रूडी जी, तो जो कमियां होगी वो इंगित होंगी, चिढ़िए मत।
तिलमिलाइए मत। जब आपके जो किट खरीदे जा रहे हैं और उसमें 250% कमीशन खाया जा रहा है, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया है। एक मिनट, दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया है, तो क्या बात ना उठाया जाए? एक मिनट, कमीशन कौन खा रहा है? सुनिए जनाब, दिख रहा है कमीशन कौन खा रहा है? मोदी जी, बीच में मैंने आपके नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बोला। हम सब विदेशों से पैसा लाना, हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी प्यार से सुनेंगे। अभी और थोड़ी तकलीफ बढ़ेगी आपकी। नहीं, आरोप देखिए, आप अगर सही बात कहिएगा, आपने शुरू किया मोदी जी के बारे में चर्चा पे बात करता हूँ, क्योंकि तथ्यों पे बात रखेंगे, तथ्यों पे बात बोलिएगा। अखिलेश जी तथ्यों पे रखेंगे, अखिलेश जी तथ्य पे, तथ्य के साथ मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। सुनिए, मुद्दा ये है कोरोना की लड़ाई आ जाए, इनको रुके। मुद्दा ये है कोरोना की लड़ाई आ जाए, ये बीच में क्यों बिल बिला रहे हैं? ये बीच में क्यों बिल बिला रहे हैं? ये जब पीएम केयर फंड बनाएंगे, कुछ बोलना नहीं है आपका, तो पिछले 20 शो में, प्रतीक जी अगर आप इन्हें न रोक सकते हो कि आप वही 4 चीज को बार बार दोहराते, तो मैं क्या करूं? आपको मोदी जी से शुरू होंगे, वन बाय वन क्या उन्हें रोकिए? मैं उनके बीच में नहीं बोला था। नहीं, इसलिए कि आप हमेशा 4 ही चीज बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश जी कौन लूट रहा है? पीएम केयर फंड का पैसा कौन लूट रहा है? पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया? ये कौन लूट रहा है? प्रधानमंत्री फंड जब ऑलरेडी है, अगर सवाल पूछे तो जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। उनको ये सुने, अभी देश की सरकार उनके बीच में मैंने नहीं बोला था। पीएम केयर फंड जो है, एक मिनट रुकिए, बिल बिलाइए नहीं, बिल बिलाइए नहीं मान्यवर। पीएम केयर फंड क्यों, कहाँ पीएम फंड क्यों बना? पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या थी? किसने बनाया? अब जवाब सुनिए ना, रूडी जी जवाब दीजिए, रूडी जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नहीं, रूडी जी क्यों जवाब देंगे? मेरी बात तो हुई नहीं। रूडी जी को मैं पूछ रहा हूँ, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? आप अपनी बात कहिए ना, जो मुझे पता, एक बात कहिए, पॉइंट वाइज कहिए ना अखिलेश जी। उसमें 250 का किट 600 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये कमीशन किसको जा रहा है? ये कमीशन किसको गया है भाई? पहले रूडी जी ये बता दें। मुझे पता ये केंद्र की सरकार ने खरीदा है, ये कमीशन किसको गया है ये बता दीजिए। अब आप सवाल सुनिए, जवाब सुनिए अखिलेश जी, जवाब सुनिए अखिलेश जी, आप जवाब सुनिए, आप अखिलेश जी जवाब सुनिए। रूडी जी से बात करो, अखिलेश जी जवाब सुनिए ना आप। अखिलेश जी मुझे पता चला है, मुझे पता चला है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रत्येक महीना पार्टी चलाने के लिए 500 रूडी जी जवाब दीजिए। ने आटा चोरी की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने आटा चोरी की है। अखिलेश जी जवाब तो सुनिए ना, अखिलेश जी जवाब तो सुनिए ना। सुने क्या? वो जवाब सुने थे? अगर आपको कुछ भी बोलना है तो देश में बहुत, वो जवाब सुने थे क्या? तो नहीं, हम पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा, 15 किलो ठीक है चोरी कर रही है, 3 किलो और छत्तीसगढ़ की सरकार, अगर हम कहें जो आप कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कमीशन खा रहे हैं, जो अगर और हमें पता चला है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर बहस में क्या फायदा? फिर अभी तो अखिलेश जी अभी तो आप इतने बड़े बड़े उदाहरण की बात कर रहे थे। अभी तो आप जनतंत्र के इतने बड़े बड़े उदाहरण दे रहे थे, लोकतंत्र में बता रहे थे ये हुआ ये तो एक एक करके बोलिए ना। आप सवाल पूछिए, वो जवाब देने दीजिए। प्रतीक जी, जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं, इतना समझाने का साहस रूडी जी में था आपको? रूडी जी पूरे टाइम मुझको बीच में बोलते रहे, बोलने का साथ था रूडी जी को समझाने में आपका। राजीव प्रताप रूडी जी इंसान है कि टाइगर है कि हमारे अंदर कोई साहस की आप टटोल रहे हैं? नहीं तो आपने उनको नहीं कहा ना, आप मुझसे कह रहे हैं, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आपने एक बार भी उनसे नहीं कहा। आप एक ही सवाल कहते जा रहे हैं, एक ही सवाल करें कि कमीशन खाया, तो कमीशन खाया तो इसका जवाब तो लीजिए राजीव प्रताप जी से। अरे कमीशन राजीव प्रताप जी से जवाब लीजिए इसका, हाईकोर्ट ने बता दिया, जवाब लीजिए ना। जवाब क्या देना है? बात ये तो वही तो छत्तीसगढ़ की सरकार से 500 करोड़ रुपया लेती है प्रत्येक महीना। आप बताइए लेती है कि नहीं लेती है? अब बताइए 500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार से पार्टी चलाने के लिए सोनिया जी लेती है कि नहीं लेती है? बताइए पूरा का तो क्या बताइए। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप इसका जवाब दीजिए। आप बताइए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपया देती है कि नहीं? अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो हम भी आपसे नहीं लोकसभा में ये कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया
तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कमीशन खाया तो उन्होंने बताया नहीं लोकसभा में मैं दोनों लोगों को शांत करता हूँ, कितना कर्जा मैं दोनों लोगों को शांत करता हूँ। नहीं, डिबेट में और भी लोग हैं, डिबेट में तब निकात अब्बास कुछ कहना चाह रही थे, मैं निकात अब्बास के पास आना चाहता हूँ। निकात अब्बास जी, नहीं नहीं इस तरह के नहीं, इस तरह से नहीं। निकात अब्बास कुछ पॉइंट रेज करना चाहती हैं। प्रतीक जी, जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि यहाँ पर बैठे हुए अखिलेश जी ने एक बड़ी मुद्दे की बात कही कि यहाँ पर 6 सालों से जो मोदी सरकार ने किया है वो सिर्फ ये कि डिबेट चैनल्स पे हर मीडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। भाई साहब यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, हिंदू मुसलमान करने वाले आप लोग हैं। मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी ने कहा था कि जमातियों को जाकर पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाइए? क्या मोदी जी ने कहा था कि उन डॉक्टरों के ऊपर आप जाकर थूकिए? क्या मोदी जी ने कहा था उन महिलाओं के हाथों पे चढ़कर पत्थर फेंकिए? यहाँ पर बैठकर मुझे बयान मत दीजिए। आप थोड़ा निकालो बासों की आंकड़े निकाल लो। आप किसी भी चैनल पे किस पॉइंट पे बहस हुई है उस पे आंकड़े निकाल लो, आप फिर बात करना। आपके पास कोई आंकड़े हो तो तथ्यों के साथ रखो, बात करो। आप बता दो प्लीज बहना, मेरी बहना, आप आंकड़े बताओ ना। आप 2 ही हफ्ते के आंकड़े बता दो, आप 2 ही हफ्ते के आंकड़े बता दो, आप 2 ही हफ्ते का आंकड़े बताओ कि क्या बहस हुई है। निगत बोलने दीजिए, निगत उन्हें बोलने दीजिए। आंकड़ा हो तो निगत देखिए, हम लोग निगत आप उन्हें बोलने दीजिए, निगत को बोलने दीजिए, सिंह साहब को बोलने दीजिए। जी सिंह साहब बोलिए। देखिए सिंह साहब बोलिए। हम लोग अपेक्षा करके आते हैं कि हम कंक्रीट डिबेट बहस करेंगे जिससे देश का भला है, लेकिन वो घूम फिर के वही सब मुसलमान फनाद वहां पे कह जाती है। आज बहस इसमें क्यों नहीं होती है कि हमारे जो मजदूर फंसे हुए रोजाना फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं कि उनको 1000 रुपए जो पढ़ने चाहिए 7,500 हम मांग करते हैं उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनको सामग्री क्यों नहीं मिल रही है। जो प्रदेश केंद्र से मजबूती के साथ अपना रिश्ता रख रहा है उसको तो छूट मिल जा रही है बसों से लाने की। जो प्रदेश बीजेपी नहीं चाह रही है वहाँ के प्रदेशों को नहीं लाने दिया जा रहा है। जो गरीब वहाँ फंसे हैं उनको खाद्यान्न क्यों नहीं मिलना। रोजाना सैकड़ों लोगों की बातें होती हैं। हमारा उद्योग कैसे चलेगा, हम अगर उद्योग चालू करेंगे तो हमें क्या क्या चीज करना होगा, इस पे क्यों नहीं बात होती है। जैसे 26/11 के बाद ये तय हुआ कि हम कैसे फिर इंडस्ट्री खोलेंगे जहाँ पे पब्लिक आती है, तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगाया गया, सब चीजें लगाया गया। अखिलेश जी आपका पॉइंट लिया, अखिलेश जी मैंने पॉइंट लिया आपका, अखिलेश जी पॉइंट लिया। राजीव प्रताप रूडी, राजीव प्रताप रूडी, मुझे अफसोस है अखिलेश जी, राजीव प्रताप रूडी, मुझे अफसोस है इस बात का कि आपको इस देश में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, किस प्रकार से उनके खाते में पैसा जा रहा है, किस तरह से 3 महीने का राशन गया। आप एक बार के विधायक हैं, उसके बाद आपको जमीन से कभी पल्ला पड़ा नहीं, इसलिए लोगों के पास कभी आपका जाना आना नहीं है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है कि देश में कोई भी पीडीएस हम लोग को जो भाई आप हो गया। नहीं ये बहस का नहीं ये तरीका नहीं है। नहीं ये बहस का नहीं, ये बहस का तरीका नहीं। नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं अखिलेश जी, राजीव जी मैं आज यही रोकना चाहूंगा। मैं यही रोकना चाहूंगा। बीएसपी के प्रवक्ता से मैं विजय शंकर जी मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए आप हमारे साथ।